$1,50,00,000 फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द अरेस्ट एंड और कन्वेंशन ऑफ नेमिजन रूबन ओजेंगुएरा और क्रेवेंट्स। ये है एक एलन मेंचो, यानी कि ये है एक मेक्सिका का सबसे वंचित ड्रग कार्टेलर, जिसमें सरगना एक बड़े सैन्य अभियान में अभी हाल ही में मारा गया है। मेक्सिको का सबसे वांछित ड्रग तस्कर नोमेसियो रूबेन ओरेस ओरे ओरे ओसेगुएरा सर्वेंटेंस उर्फ एल मेंचो लापता में एक सैन्य अभियान के दौरान मारा गया है। ये मेक्सिको का है, तो मेक्सिकन मतलब ये बहुत ज़्यादा वांटेड रहा था। उसके बाद जेलिंस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का ये सरगना घायल हो गया था और बाद में हेलीकॉप्टर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उसके साथ अमेरिकी अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए $15 मिलियन का इनाम घोषित किया, यानी कि वांटेड में $15 मिलियन की जो है बोली लगाई गई। उसकी मौत के बाद कई राज्यों में हिंसक प्रतिक्रियाएं भी हुई। अब जो नेमिजियन ओसेगुएरा सर्वेंट्स है उर्फ एल मेंचो, ये मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली ड्रग माफियाओं में गिने जाते थे, यानी कि गिना जाता था। जेलिस्को न्यू जनरेटेड सेंट्रल यानी कि CJNG के प्रमुख था। उसके बाद यदि किसी सैन्य अभियान में उसकी मौत होती है तो यह सिर्फ एक अपराधी की मौत नहीं मानी जाएगी, बल्कि मेक्सिको की जो आंतरिक सुरक्षा नीति है और ड्रग तस्करी के वैश्विक नेटवर्क, अमेरिका मेक्सिको संबंध, लैटिन अमेरिका की राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली ये ट्रेजेडी मानी जाएगी या घटना मानी जाएगी। एल मेंचो कौन था? तो जन्म इसका 1966 में मेक्सिको के मिचोआकाना क्षेत्र में हुआ। शुरुआती जीवन गरीबी में पला बड़ा था। इसकी युवावस्था में ये अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश हुआ था, यानी कि ये इलीगल तरीके से हुआ था प्रवेश अमेरिका में, और 1990 के दशक में ड्रग्स की तस्करी में शामिल ये पाया गया था। पहले मिलेंज कार्टेल से जुड़ा, उसके बाद में 2010 के आसपास CJNG की स्थापना की गई थी। इसकी विशेषताएं अत्यधिक हिंसक रणनीतियां इसने अपनाई है, आधुनिक हथियारों का उपयोग था, सोशल मीडिया और प्रचार का प्रयोग किया था, सेना जैसी ट्रेनिंग प्राप्त गुर्गे भी इसके पास थे अवेलेबल। वे मेक्सिको के मोस्ट वांटेड अपराधियों में थे और उन पर करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित किया गया था। CJNG की ताकत यानी कि जेल्स को न्यू जनरेशन कार्टेल की ताकत के मुख्य कारण संगठित संरचना, यानी कि वो एक सैन्य शैली में कमांड चेन के रूप में बनाया गया था, और हथियार शक्ति उसकी जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद वाहन, इन सब चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया था, यानी कि ये शक्तिशाली था पूर्ण रूप से। वैश्विक नेटवर्क अमेरिका, यूरोप, एशिया तक सप्लाई इसकी ड्रग्स की होती थी। साथ ही साथ जो ड्रग उत्पादन था, तो फेंटानिल, मेथाम्फेटाइन, कोकीन, इन सब का उत्पादन किया जाता था। उसके बाद भ्रष्टाचार, स्थानीय प्रशासन में घुसपैठ की गई थी। CJNG क्यों खतरनाक माना जाता है? तो ये अत्यधिक इसकी मतलब जो रणनीतियाँ हैं वो हिंसक होती है, सार्वजनिक स्थानों पर हमले करते हैं, जैसे कि बम ब्लास्ट हो गया, रॉकेट जैसे कि इनके पास रॉकेट व्हीलर था, तो उन सब से ये मिसाइलें दाग सकते हैं। पुलिस और सेना पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। प्रतिद्वंदी गिरोहों का नरसंहार और ड्रोन और विस्फोटक तकनीकी का यूज़ करते हैं। इसे नार्को टेररिज्म का रूप भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी गतिविधियां आतंकवादी समूहों जैसी भी लगती है। सैन्य अभियान क्या था? तो मेक्सिको सरकार ने विशेष बलों की मदद से छापेमारी की थी और खुफिया जानकारी के आधार पर ठिकानों पर हमला किया गया था, जिसमें भारी गोलाबारी हुई और बताया गया कि अभियान में एल मेंचो मारा गया है। आमतौर पर ऐसे अभियानों में सीधी गोलीबारी, हवाई हमले, विशेष बलों की क्लोज रेंज कार्रवाई, यह ऑपरेशन मेक्सिको सरकार की कठोर कार्रवाई नीति का हिस्सा माना जाएगा। उसके बाद अमेरिका के इसमें क्या रोल है? तो यूनाइटेड स्टेट लंबे समय से मेक्सिको पर ड्रग नियंत्रण का दबाव डालता रहा है। DEA यानी कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की खुफिया सहायता की मदद से इनाम की घोषणा की गई और सीमा सुरक्षा कड़ी की गई। उसके परिणाम स्वरूप फेंटानिल संकट से निपटने का दबाव भी बनाया गया। अमेरिका में फेंटानिल संकट के कारण हजारों मौतें हुई, जिसमें मैक्सिकन कार्टेल्स की भूमिका मानी जाती है। मेक्सिको की आंतरिक राजनीति पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो जो सरकार है उसकी विश्वसनीयता बढ़ सकती है, विपक्ष इसे राजनीतिक उपलब्धि या विफलता बता सकता है, कार्टेल के भीतर सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है, हिंसा अस्थायी रूप से बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, वैश्विक ड्रग सप्लाई चेन प्रभावित होगी,
अमेरिका मैक्सिको संबंध मजबूत या तनावपूर्ण हो सकते हैं। यूरोप और एशिया में ड्रग कीमतों में बदलाव आएगा। अन्य कार्टेल के बीच शक्ति संतुलन बदलेगा। क्या इससे ड्रग माफिया खत्म हो जाएगा? तो संभावना कम है, क्योंकि कार्टेल संरचना व्यक्ति आधारित नहीं है, नेटवर्क आधारित है। इनके बड़े बड़े नेटवर्क चलते हैं, नए नेता उभर सकते हैं, ड्रग की मांग बनी रहती है। आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के कारण है, इसकी वजह से ड्रग की मांग बनी रहती है। इतिहास बताता है कि एक बड़े सरगना की मौत से संगठन टूटता नहीं बल्कि विभाजित होकर और हिंसक हो सकता है। जैसे कि 9/11 हमला हुआ था, भारत के लिए सबक है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन के लिए किया गया था। ड्रग तस्करी पर सख्त नियंत्रण, सीमा सुरक्षा मजबूत करना, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध समझाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, युवाओं में नशा जागरूकता अभियान लाना। भारत में पंजाब और पश्चिमी तट पर ड्रग नेटवर्क सक्रिय रूप से देखने को मिलता है, इसलिए ये वैश्विक अनुभव महत्वपूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष, एल मेंजो की मौत एक बड़ा घटना है, लेकिन ये ड्रग तस्करी के खिलाफ अंतिम जीत नहीं है। संगठित अपराध केवल व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से जुड़ा होता है। समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामाजिक सुधार, आर्थिक अवसर, कठोर कानून और नशा मुक्ति अभियान जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।